हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में है। मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, वो वीडियो आपके राइटिंग सेक्शन के ऊपर थी, और ये जो वीडियो है ये आपके लिटरेचर के ऊपर है। तो इसमें आपके लिटरेचर के जो इंग्लिश कोर के लिटरेचर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 3 1 2 3, एंड जो स्नैपशॉट है उसका चैप्टर 1 एंड 2, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और वीडियो को ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि आप जो है वीडियो को, कि मैं जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको लर्न करें, उनको रिवाइज करके पेपर देने के लिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैंने इसी पीडीएफ में कंटिन्यू कर दिया है। एडिटिंग अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं साथ में करती जाऊंगी, बिकॉज इट इज़ टू मच टाइम टेकिंग। काफ़ी टाइम से लगी हुई हूँ मैं आप लोग को ये इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने के लिए। सो इसमें मैंने कुछ देखिए, मैंने सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं हम। तो सेक्शन सी तक मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, यहाँ तक स्पीच राइटिंग तक मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पर प्रैक्टिस करके जाइएगा ही, ठीक है। नाउ सेक्शन सी की बात करते हैं तो अब आरटीसी पर आ जाते हैं। सबसे पहले आरटीसी आता है। पहला जो आरटीसी होता है वो पोइट्री का होता है। दो पोइट्री में से, दो पोम में से दो आरटीसी जो पोइट्री की आती है उनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी होती है। तो इस तरह से आएगी, ये सेम नहीं होगी, ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एंड देन इनके आंसर्स भी मैंने साथ में ही दे दिए हैं, ये रहे। एंड देन इसके बाद में मैंने ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका मैंने एक आरटीसी दिया हुआ है, जब पोम फर्स्ट का। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आरटीसी फर्स्ट से ही आएगी। आप पोम पूरी पढ़ के जाइएगा अच्छे से, उसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको भी देख करके जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये द लेबरनम टॉप है। लेबरनम टॉप के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको भी देखते हैं, और साथ में एक एक्सट्रैक्ट भी दिया हुआ है मैंने। तो पोइट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि पोइट्री सिर्फ आरटीसी आएगी, पोइट्री से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो एक बार पोइट्री के क्वेश्चंस जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, पोइट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। हाउ डज द लेबनम ट्री अपीयर इन सेप्टेम्बर, कैसी दिख रही है आपको? फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर मिल जाता है कि द लेबनम ट्री लुक्स येलो एंड स्टिल इन सेप्टेम्बर आफ्टरनून सनशाइन। कैसी दिख रही है? स्टिल है वो वहाँ पर, उसकी जो लीव्स है वो कैसी है? येलोइश है, राइट। और जो सीड्स है वो गिर चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से करके आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। द लेबनम ट्री लुक्स येलो एंड स्टिल इन, तो येलो हो चुकी है लेबनम ट्री, उसके पत्ते येलो हो चुके हैं, एंड सीड्स आर फॉलन। आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ जो है दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये राइट है रॉन्ग है, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लगा है। मैं सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द लेबनम ट्री। लेबनम ट्री को डिस्क्राइब करना है आपको यहाँ पर, तो कंटिन्यू करते हैं। लेबनम ट्री कैसी है? ये करेक्ट आंसर है कि लेबनम ट्री को डिस्क्राइब करेंगे। लेबनम ट्री कैसी है? साइलेंट है, क्वाइट है। आपकी पोइट्री जब स्टार्ट होती है, पोम जब स्टार्ट उसमें लिखा होता है इट लीव्स आर येलोइंग एंड सीड्स फॉलन। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो पहले वाले का है ये आंसर भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ व्हाई डिड द गोल्ड फिंच एंटर द थिकनेस ऑफ द लेबनम ट्री। क्यों जाती है अंदर? आपको पता है क्यों जाती है? क्योंकि उसके यंग वन है यहाँ पर, टू फीड हर यंग वंस, अपने यंग वंस को खिलाने के लिए जाती है। द इंजन ऑफ हर फैमिली, बिकॉज इट इज इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्ट्रोक्स इट फुल, उनको फुल करती है, उनको खाना खिलाती है, उनको फीड कराती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट हैपेंड व्हेन गोल्ड फिंच केम टू द लेबनम ट्री। क्या होता है? तो पहले कैसी होती है लेबनम ट्री? साइलेंट होती है, बट जैसे ही गोल्ड फिंच केम इन टू द लेबनम ट्री, क्या होता है? इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज, साउंड एंड मूवमेंट्स। तो जैसे यही लिखेंगे आपके, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेकिन जब मैं हमेशा बताती हूँ आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट कैसे? अगर मानिए 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, तो आप कैसे लिखेंगे कि द लेबनम ट्री वॉज साइलेंट बट when the goldfinch came to the laburnum tree, there was sound, activity and movement when, मतलब इन्होंने ऐसे दिया है, आप उसे वैसे जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे कर सकते हैं। इट विल बी क्वाइट इजी। शी वेंट इनटू, आप पूछते हैं ना मुझसे हमेशा कि मैम शॉर्ट को लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाए, तो आपको लगेगा कि बस इतना सा ही आंसर, लेकिन देखिए इन्होंने कैसे लॉन्ग किया हुआ है। शी वेंट टू फीड हर चिक्स या टू फीड हर यंग वंस, द होल tree seemed to vibrant and fluttering of
विंग्स एंड द श्रिल साउंड ऑफ हर चिक्स, और कह सकते हो आप साउंड ऑफ हर विंग्स, ठीक है, विंग वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया था, तो विंग्स, साउंड ऑफ विंग्स, सो इट इज़ फुल ऑफ साउंड्स, फुल ऑफ मूवमेंट नाउ, एंड शी हैज़ कम हियर टू फीड हर यंग वंस। आप आगे लिख सकते हैं, लेकिन आपको वर्ड लिमिट नहीं छोड़नी है। रिमेंबर दिस थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन क्लास 11th you must know word limit matters. How is the tree transformed during the bird's visit? नाउ ट्री कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है जब बर्ड आती है, तो जो ट्री थी वो साइलेंट थी, एम्प्टी थी, वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही बर्ड आती है इट इज़ फुल ऑफ साउंड। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये क्वेश्चंस इजी हैं, एक बार आप इनको देख लीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे इजी क्वेश्चंस ही हैं। नाउ दिस इज़ एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट मैंने दिया हुआ है, तो इस तरह से एक एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। दो में से आपको कोई एक करना होगा। 3 एक्सट्रैक्ट होते हैं। पहला एक्सट्रैक्ट होता है वो पोइट्री से आता है, उनमें ए और बी में से कोई एक करना होता है। सेकंड एक्सट्रैक्ट होता है वो प्रो सेक्शन से आता है, उसमें से ए या बी में से एक, और तीसरा जो होगा वो स्नैपशॉट से होगा, जिसमें ए और बी में से कोई एक करना होगा। और ये वाला जो है ये 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, चलिए, मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट वीडियो, तो यही हमारा नेक्स्ट वीडियो है, मैंने इसी के आगे ऐड कर दिया है। तो लेट्स कंटिन्यू। ओके, फर्स्ट चैप्टर है आपका, क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, राइट। लेडी कौन है? खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है। आपको ये याद रखना होगा कि ये खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है, और उनका अर्लीस्ट, अकॉर्डिंग टू हिज अर्लीस्ट मेमोरी, वो क्या कहते हैं कि गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ खुशवंत सिंह। तो यहाँ पर अर्लीस्ट मेमोरी मतलब वो अपनी मदर के बारे में जब छोटे तो क्या सोचा करते थे, क्या सोचा करते थे कि शी मस्ट ऑलवेज बीन ओल्ड, हमेशा ओल्ड, रिंकल्ड है, हमेशा फुल ऑफ, हर फेस इज़ फुल ऑफ रिंकल्स है, और शॉर्ट है, फैट है, बेंट है, हमेशा ये ऐसी थी। जब से मैंने देखा है लास्ट 20 ईयर्स से उनका फुल फेस इज़ कवर्ड विद रिंकल्स एंड क्रिस क्रॉस लाइंस। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि जब वो छोटे थे, अर्लीस्ट मेमोरी मीन्स जब वो छोटे थे, व्हाट ही यूज्ड टू थिंक, और उनकी ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी, आपको ये यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा। नाउ वाई वॉज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी? क्यों था? क्योंकि एक छोटे से बच्चे को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये जानना, ये मानना कि उनकी ग्रैंड मदर कभी बहुत सुंदर होंगी, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा ये देखता है, वो ये समझता है कि वो जब अपनी माँ को देखता है उसे नहीं, वो कभी ये इमेजिन नहीं कर पाता है कि उसकी माँ भी कभी एक छोटा बेबी होगी, देन बड़ी हुई होगी। क्यों? तो वो बच्चा क्या कहता है, बच्चे जो होते हैं वो उनके लिए हर चीज़ जैसे वो देख रहे हैं वैसा ही फील करते, तो वो उनके लिए ग्रैंड मदर जो है वो हमेशा यंग, कभी भी यंग एंड प्रिटी नहीं होंगी, हमेशा से वो ओल्ड। तो ये चीज़ यंग एंड प्रिटी वाली चीज़ उनके लिए हार्ड टू बिलीव थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ विल गो अहेड, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर अकॉर्डिंग टू हिज अर्लीस्ट मेमोरी। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, नाउ खुशवंत सिंह सेड टू हिज ग्रैंड मदर शी कुड नेवर बीन प्रिटी। सेम क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन और पीछे वाला क्वेश्चन जो था कि इट वॉज हार्ड टू बिलीव शी कुड नॉट। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करके समझना है कि आंसर क्या होना चाहिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। वाई वॉज इट हार्ड टू द ऑथर, अगेन हमने कंटिन्यू रिपीट कर दिया। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रिटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वो हमेशा ही ब्यूटीफुल थी। किस सेंस में ब्यूटीफुल थी? देन अगर वो ब्यूटीफुल नहीं थी तो फिर प्रिटी नहीं थी, तो फिर वो फुल ऑफ रिंकल्स उनका फेस है, तो किस सेंस में ब्यूटीफुल थी? तो यहाँ पर लिखा है आंसर कि शी वॉज नॉट अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग। किसी की ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग नहीं होती है अपनी ओल्ड एज में, बट वो ब्यूटीफुल हो जाती है। कैसे ब्यूटीफुल होती है? बिकॉज शी हैड एन एक्सट्रीम ग्रेशियस पर्सनैलिटी, जो उन्होंने आपके सेकेंड और या थर्ड पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, दैट हर सेरेनिटी एंड कामनेस गिव हर एन इनर ब्यूटी। एकदम वाइट लैंडस्केप की तरह से थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। व्हाट वाज खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर्स रूटीन इन द विलेज? आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। व्हाट प्रूफ ऑफ हिज फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड सन डू यू फाइंड इन द स्टोरी? तो आपको क्या लगता है, क्या तो इसमें क्या होगा? जैसे आपने ये क्वेश्चन रीड किया तो इन्होंने प्रूफ मांगा है, कैसे पता कि गाँव में ये अच्छे दोस्त थे या नहीं थे? तो आपको पता है ना, गांव में अच्छे दोस्त थे क्योंकि वो वहाँ पर साथ रहते थे, हमेशा सारे दिन जो टाइम स्पेंड करते थे वो साथ ही में करते थे। शी वेंट टू स्कूल, हमेशा स्कूल साथ जाते थे। शी यूज टू टेक केयर ऑफ हिम ऑलवेज। बट इन द सिटी क्या हुआ था? द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड बट लव रिमेन्ड। नाउ
द ग्रैंड मदर वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन। ओके, तो जो ग्रैंड मदर थी वो काइंड हार्टेड वुमेन थी। कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा काइंड हार्टेड थी? क्योंकि वो विलेज में क्या करती थी, फीड चपाती, शी यूज्ड टू फीड चपातीज टू स्ट्रीट डॉग, और सिटी में क्या करती थी, स्पैरोज को फीड कराया करती थी। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। क्यों काइंड हार्टेड थी? शी नेवर सेड एनीथिंग टू द ऑथर। जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था म्यूज़िक सीखना, साइंस पढ़ना, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनके साथ में जाना बंद कर दिया, उनका रूम अलग हो गया, बट फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, अपने साइक्लिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन। वहाँ भी स्ट्रीट फूड को फीड कराती थी, स्ट्रीट डॉग्स को। यहाँ पर भी वो स्पैरोज को फीड कराया करती थी। व्हाट कॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप? बहुत अच्छे से जानते हैं आप टर्निंग पॉइंट क्या था। लेट्स कंटिन्यू। वाई वॉज द ऑथर्स ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद सिटी एजुकेशन? क्यों थी? बहुत अच्छे से पता है आपको, मैंने कई बार बताया कि सिटी एजुकेशन में क्या डिफरेंस था, उन्हें क्या चीज़ें नहीं पसंद थी। नाउ मूव अहेड। व्हाट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे? व्हाट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट? क्या था हैप्पीएस्ट मोमेंट? येस, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज व्हेन शी फेड ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरोज। हमेशा हमेशा मेंशन किया गया है, कई बार मेंशन किया गया है कि शी यूज्ड टू फीड द बर्ड्स एंड दिस वॉज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ ग्रैंड मदर। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और आपको ये भी देखना है यहाँ पे आंसर्स में कि आंसर लिखे कैसे गए हैं। ठीक है, नाउ कंटिन्यू। व्हाट एक्टिविटी डिड ग्रैंड मदर फाइंड मोस्ट रिलैक्सिंग? सेम, ठीक है, स्पैरोज वाला आंसर होगा। डिस्क्राइब द नेटर्स बोट। अच्छा, दिस इज सेकंड चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2। दिस इज चैप्टर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। सो नाउ डिस्क्राइब द नरेटर्स बोट इन द चैप्टर। नरेटर की बोट के बारे में आपको बताना है, बहुत अच्छे से पता है, प्रोफेशनली बिल्ड थी, वेव का नाम था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सारा, देखो ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये आंसर, ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है। यू नो वेरी वेल। डिस्क्राइब द नरेटर्स बोट इन द चैप्टर वी कैन बी टुगेदर। यू नो वेरी वेल द नेम ऑफ द बोट वॉज वेव वॉकर। कितनी लंबी थी, क्या उसकी लेंथ थी, क्या उसकी चौड़ाई थी? इट वॉज प्रोफेशनली बिल्ट। आप वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये आंसर रॉन्ग है। नाउ मूव अहेड। हु वर लैरी एंड हर? दे वर बोथ क्रू मैन। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और कैसे इन्होंने हेल्प किया वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट वॉज द ओनली होप फॉर दीज सेलर्स? क्या थी सिर्फ ये एम्स्टर्डम, कि वो वहाँ आइलैंड पर पहुँच जाएं? देर वर। तो आप जब अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो आप इतना छोटा सा आंसर नहीं लिखेंगे, आप उसको लॉन्ग करके लिखेंगे। लॉन्ग कैसे करेंगे? तो आप एक काम कीजिए, एक लॉन्ग आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं तो आप भेज दीजिए, आपको पता है कहाँ भेजना है, और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर कम से कम 2 मार्क्स का अगर आता है तो कम से कम यहाँ पर आपको 4 to 5 लाइन का आंसर आराम से लिखना है, और 3 मार्क्स का आता है तो करीब 8 to 9 लाइन का आंसर ये आराम से बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं चेक करूं तो आप भेज दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके, और आपकी प्रॉब्लम्स, क्वेरीज जो भी हो वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। नाउ मूव अहेड। हाउ डिड द वॉयजर्स ऑन वेव वॉकर फाइनली मैनेज टू रीच द ओके टू रीच द एम्स्टर्डम। तो ये जो इन्होंने लिखा है, ड्यू टू द नॉलेज ऑफ द सी, द एरिया एंड गुड सीमैनशिप ऑफ द कैप्टन एंड क्रू, वेव वॉकर वॉयजर फाइनली मैनेज टू रीच। अगेन देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इससे बेटर मुझे लगेगा आपकी बुक का आंसर, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि अगेन एंड अगेन ही चेक्ड दैट देयर आर 2 पिन प्रिक्स, एम्स्टर्डम एंड एक और भी नाम दिया हुआ है वो, एंड देयर वर 2 पिन प्रिक्स, और उन्होंने हर बॉलेरी को बोला था कितना, किस साइड टर्न करने के लिए, वो आप मेंशन करोगे यहाँ पर, एंड आप अपने बुक का ये आंसर लिखोगे। दिस इज नॉट वेरी मच अप्रोप्रिएट, राइट। नाउ what effort did the narrator make to save the ship? क्या एफर्ट किया था उसने? बहुत एफर्ट किया था। The narrator and his wife worked as a team and controlled the steering to meet the waves। बराबर उनकी वाइफ ने स्टेयरिंग को संभाल के रखा हुआ था, और जो नरेटर था उसने हार नहीं मानी थी, and he was continuously working on that। they covered the gaping holes। तो उन्होंने क्या किया था? this is absolutely correct, gaping hole कवर किए थे with canvas hatch pumped out। तो इस तरह से इनकी हेल्प वाला भी आंसर आपको मिल रहा है। नाउ मूव अहेड। व्हाट वर द वेरियस मेथड्स एम्प्लॉयड द हॉवर्ड कार्टर? चलिए ये है हमारा चैप्टर 3, जिसमें आप होते हो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टट, या फिर आप उसे टुट भी बोल सकते हैं, पर टुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका पूरा नाम टुटखैनाटन था, और टट क्योंकि TUT, इसको टट ही करेक्ट प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो आप
दोनों तरीके से आंसर ले सकते हैं। चलिए कंटिन्यू। व्हाट वर द, वीडियो लंबा होने वाला है बट वेट, ठीक है। व्हाट वर द वेरियस मेथड एम्प्लॉयड बाय हॉवर्ड कार्टर इन 1922 सेपरेटेड फ्रॉम द कॉफिन। क्या किया था उन्होंने कॉफिन को सेपरेट करने के लिए उससे, गोल्ड कॉफिन से? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने कई सारे तरीके। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? इन डेजर्ट सन, इन डेजर्टेड सन, द स्क्रॉचिंग डेजर्ट सन बाय कार्टर। और आप यहाँ पर अगर लिख देते हैं कि क्या कितना, तो अगर आप यहाँ पर और डिटेल मेंशन कर देते हैं कि कितना फ़ारेनहाइट में इन्होंने रखा हुआ था सारी चीज़ें, तो और भी अच्छा होगा। सॉफ्टन द रेजिन, तो रेजिन तो सॉफ्टन नहीं हुआ था। विच हैड फिक्स द बॉडी ऑफ द कॉफिन सॉरी व्हेन ही दिस फेल्ड ही कट द बॉडी इनटू पीसेस टू ब्रिंग आउट द कॉफिन। तो उन्हें क्या कर, छोटे छोटे पीसेस में हर जॉइंट से काट करके उनको बॉडी को निकालना पड़ा था। तो इस तरीके से तो आप उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करोगे, थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। ये बहुत छोटा आंसर है, इन्होंने सिर्फ क्लूज दिए हुए हैं, तो दे आर ओनली क्लूज। आप बुक से और ज़्यादा लंबा आंसर लिख सकते हो, तो आप बुक अपनी साथ में रख करके तब इसको, मेरे वीडियो को देखना। What problem did Carter face when he reached the mummy, the king tut? Okay, so now stuck the bottom of coffin. आपको पता है क्या प्रॉब्लम आ गई थी? That the coffin, the resin was hardened with coffin and mummy and melted and hardened. Carter decide to chisel away. तो कार्टन को क्या करना पड़ा था? उसको he had to chisel away the hardened resin. Okay. Why was King Tut's coffin? अच्छा, ये यहाँ पर देखो, ये नहीं है, वेट अ मिनट, लेट मी टेल यू, ये यहाँ पर ये नहीं है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर ऐसे लिखा है Tut's coffin put in hot sun. तो the resin used in the funeral rites of King Tut had derived. Okay, why was King Tut's coffin put in hot sun? क्यों? Because that resin was hardened. जो funeral resin था वो harden हो गया था, and because of that gold coffin was stuck to the body of mummy King Tut. The Carter ordered to coffin to put in the, ये लिखा है देखो 149 डिग्री। तो ये आपको वहाँ पर उस वाले आंसर में you have to mention this actually, है ना, आपको ये मेंशन करना है। But it did not soften, or you can say कि it did not budge. Now we'll move ahead. Who was Howard Carter? मैंने आपको कई बार जब भी पढ़ाया चैप्टर बताया कि हॉवर्ड कार्टर कौन था। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिन्होंने 1922 में ही डिस्कवर्ड दिस किंग टुट्स मम्मी इन 1922। तो ऐसे इतना सा नहीं लिखोगे आप, बाकी भी लिख सकते हो कि और इन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया था एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नाउ कंटिन्यू। ओके, वेरियस मेथड्स हो चुके हैं कॉफिन वाले। फेस हीज मम्मी अगेन, ये दोबारा सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कार्टर हैड टू टेक अ ड्रास्टिक डिसीजन रिगार्डिंग द मम्मी। ड्रास्टिक डिसीजन वही था, चिजल्ड अवे था। व्हाई डिड किंग लिट, तो देखो ये कंफ्यूज मत हुआ करो, इसलिए मैंने क्वेश्चंस पर रोक रही हूँ कि आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। कार्टर हैड टू, ओके, व्हाई डिड किंग लिट्स मम्मी हैड टू अंडरगो, लेट्स होगा यहाँ पर, मम्मी हैव टू अंडरगो सीटी स्कैन। क्यों सीटी स्कैन? क्योंकि दे वांटेड टू नो साइंटिफिक क्लूज, साइंटिफिक प्रूफ टू नो अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, दैट इज वाई। सो यहाँ पर टट्स बॉडी हैज स्कैन टू गेट क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, दैट इज वाई उनको सीटी स्कैन में रखा जा रहा था, बार बार इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था कि उनकी डेथ नेचुरल थी या मर्डर हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है ना। नाउ हाउ वॉज किंग हिट्स मम्मी स्कैन्ड बाय द portable CT scanner? क्यों? King Tut's mummy was scanned on January 5, 2005. It was historical archaeologist event. And ये how was King Tut's mummy scanned by the portable CT? कैसे स्कैन हुआ था? 6 बजे हुआ था CT स्कैन। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि वो जो 2 फैंस थे, उनका जो फ़ैन था वो ख़राब हो गया था, तो उन्होंने 2 एक्स्ट्रा फ़ैन को यूज़ करना पड़ गया था। तो ये सारी चीज़ें करके आप इस क्वेश्चन को और लंबा कर सकते हैं। आंसर ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, तो जो आंसर आप लिखेंगे आपको पता है, कुछ अपना दिमाग भी लगा करके आप आंसर को एकदम सही लिखेंगे। नाउ आ जाते हैं स्नैपशॉट के ऊपर। ऑलरेडी वीडियो जो है मेरा 20 मिनट्स के राउंड पहुंच चुका है। व्हाट डिड पीपल से अबाउट मुराद? ओके, द फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मुराद को क्या कहा करते थे? कम ऑन स्पीक आउट। यस, क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ द स्ट्रीक। क्यों कहा करते थे? किसकी तरह कहते थे? जल्दी से नाम बताइए, किसकी तरह कहते थे? मेरे बोलते ही आपको तुरंत याद आया होगा कि अंकल खुसरो। यस राइट। व्हाट
व्हाट डिड पीपल से अबाउट मुराद कि ये जो है क्रेजीएस्ट पर्सन है ऑफ दिस ट्री हु हैड द इनहेरिटेड द वीकनेस फ्रॉम, दैट वीकनेस फ्रॉम किससे मिला था इनको ये, अंकल खुसरो से। तो मुराद जैसे ही याद आए आपको अंकल खुसरो को तुरंत याद कर लेना है। मुराद enjoyed being alive, he was fond of adventures and he too had a streak of craziness. He had got it naturally फ्रॉम अंकल खुसरो से, नेचुरली उसमें आ गया था अपने आप वो चीज़, वो जो क्वालिटी थी क्रेजीनेस की वो उसके अंदर आ गई थी। और जैसे मैंने आपको हमेशा पढ़ाते हुए कहा है चैप्टर की, ही ऑलवेज यूज टू से दैट ही आई हैव अ वे विद एवरीवन, हॉर्स के साथ में, डॉग के साथ में, इवन जब उसे जॉन बायरो मिलता है तब भी वो यही कहता है कि आई हैव अ वे विद हिम। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मुराद वेक अप एरम, क्यों मुराद ने एरम को जगाया था? यू नो वेरी वेल आंसर दैट एरम को क्यों जगाया था, आप बताइए क्यों जगाया था? येस आई नो दैट यू नो द आंसर। अगर नहीं आता है तो एक बार ज़रूर चैप्टर पढ़ लो, समरी पढ़ लो, अदरवाइज पेपर निकालना मुश्किल हो जाएगा। ओके इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो क्यों बुलाया था? हॉर्स राइडिंग के लिए, है ना। तो उसने बाहर क्यों बुलाया था? हॉर्स राइडिंग के लिए। एरम कुड नॉट बिलीव, और एरम को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ था कि सामने मुराद ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के साथ में है। ठीक है ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एरम थिंक अबाउट मुराद्स एक्शन ऑफ राइडिंग अ स्टॉलन हॉर्स, क्या सोचा था मुराद के एक्शन के बारे में, वो क्या सोच रहा था, उसकी थिंकिंग क्या थी? दैट एरम टू वाज वेरी क्रेजी अबाउट हॉर्स राइडिंग, वो तो खुद ही परेशान था, हॉर्स राइडिंग उसे इतना ज़्यादा पसंद था कि उसने फिर चोरी भी एक्सेप्ट कर लिया था। और क्या अपने आप को कहा था कि ये स्टीलिंग नहीं है, राइडिंग अ स्टोलन हॉर्स, वो डिलाइटेड एंड फ्राइटेंड हिम। ये देखो ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों डिलाइटेड था? टू सी द हॉर्स, कि हॉर्स उसका ड्रीम, उसका जो मन था, उसकी लॉन्गिंग थी, यू नो स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग फॉर राइडिंग द हॉर्स। एंड फ्राइटेंड क्यों था? बिकॉज दिस मे बी स्टोलन बाय मुराद, सो दैट इज वाई। ओके नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइट हॉर्स इन सरयान्स story. The beautiful white horse is central to its entry highlights the difference in the character of the cousin. मतलब यहाँ पर वो इस स्टोरी के थ्रू क्या बता रहे हैं, दो कजिन है, ठीक है, तो उन दोनों के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि वो दोनों कितने अलग है, लेकिन एक उनकी जो लॉन्गिंग है उसके लिए वो दोनों ही कितने ज़्यादा जो है वो चाहते हैं कि वो उनकी जो पूरी की पूरी जो ट्राइब थी दैट वाज फेमस फॉर ऑनेस्टी, लेकिन वो उसके लिए भी रेडी हो जाते हैं अपनी विश को पूरा करने के लिए। तो अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि अपनी विश को पूरा करने के लिए वो गलत को भी एडजस्ट कर जाते हैं। नाउ कंटिन्यू, वाई कुड एरम नॉट बिलीव दैट ही सॉ दैट मॉर्निंग, क्या एरम ने बिलीव नहीं किया था? एरम ने देखा ही क्या था? एरम ने देखा था एक हॉर्स, किसके साथ? कजिन मुराद के साथ। अब क्या डिफिकल्ट था विश्वास करना कि मुराद एक हॉर्स के साथ कैसे, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के साथ कैसे, क्योंकि मुराद ना तो उसको अफोर्ड कर सकता था हॉर्स को खरीदना, और उसका कोई काम ही नहीं था हॉर्स का, फिर हॉर्स कैसे आया? तो ऑफ कोर्स दिस इज स्टीलिंग, ठीक है। तो इसलिए वो सरप्राइज था, और उसकी जो ट्राइब थी वो स्टीलिंग ना करने के लिए बहुत फेमस थी, मतलब दे वर वेरी ऑनेस्ट, देयर ट्राइब वाज नोन एज वेरी ऑनेस्ट। ओके, व्हाई डिड द साइट ऑफ मुराद्स हॉर्स बोथ डिलाइटेड एंड फ्राइटेंड फॉर एरम, क्यों था? एरम क्यों खुश भी था और डरा भी था, तो क्यों था वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जहाँ मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गई, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, क्या क्या इंप्रेशन बनता है आपका ये स्टोरी रीड करने के बाद में? एरम जो एक 9 ईयर ओल्ड आर्मीनियन बॉय है, ये एक स्टोरी बता रहा है और ये हॉर्स की राइड करना चाहता है, और ही इज़ द ओनली कैरेक्टर इन द स्टोरी हु नॉट ओनली रिकाउंट्स इंसिडेंट एंड एक्शन बट ऑल्सो प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन वही दे रहा है गैरेलियन ट्राइब के बारे में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं 1 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पढ़ लीजिए, एज यू विश, इट इज़ अप टू यू, ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो लॉन्ग होता जाएगा एंड ये अच्छा नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मैं वीडियो फिर बना दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर दीजिएगा। द नरेटर मेंशन द क्रेजी स्ट्रीक रनिंग इन फैमिली,
क्या क्रेजी स्ट्रीक थी? 2 मेंबर्स। कौन से 2 कैरेक्टर्स थे? मुराद एंड खुसरो। कई बार बताया मैंने मुराद कौन था, तो आपको यहाँ पर मुराद को एक्सप्लेन करना है, देन खुसरो को एक्सप्लेन करना है क्यों वो कंसीडर किए जाते हैं क्रेजी, थे या नहीं थे। लगता है ना आपको दोनों क्रेजी थे? यस। ओके, नाउ डू यू थिंक जॉन बायरो रिकॉग्नाइज हिज हॉर्स? आपको लगता है कि जॉन बायरो ने रिकॉग्नाइज किया था? हाँ, कर लिया था, लेकिन क्योंकि उसे पता था कि इनकी जो ट्राइब है दे आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, दे कैन नेवर स्टील, दिस इज मार्क ऑफ, दिस ऑनेस्टी इज मार्क ऑफ देयर ट्राइब, सो दैट इज वाई वो उसने रिकॉग्नाइज, उसने ब्लेम नहीं किया, बट वो डर गए थे वो लोग, ठीक है। वाई डिड नॉट ही एक्यूज? क्योंकि वो जानते, तो वो लड़के डर गए तो उन्होंने रिटर्न कर दिया था। वो इस चीज़ को समझ गए थे कि ये गलत है, हमारे ट्राइब के ऊपर नाम आ रहा है, क्योंकि उसने ट्राइब का नाम लिया। तो नेक्स्ट उन्होंने रिटर्न भी किया। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाई डिड दे रिटर्न, बिकॉज ऑफ दे वर फियर स्ट्रिकन, तो इस तरीके से आपको देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लीजिएगा क्योंकि समझाने बैठूंगी। हु वी हैव बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी एंड समथिंग लाइक 11 लास्ट 11 सेंचुरी से हम फेमस थे, बट अभी देखो हमने क्या कर दिया। द नरेटर डिस्क्राइब्स फैमिली इन दीज वर्ड्स, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू रिमेन इन मॉडर्न टाइम्स? तो यहाँ पर आपको अपने व्यूज़ देने हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, उसको पढ़ सकते हैं, पर बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है। आप कुछ कोशिश कीजिएगा अपने थॉट्स लिखने का, एक आइडिया ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि अब ये आपका चैप्टर 2 हो जाएगा। द एड्रेस, व्हाट वाज द एड्रेस? मैंने कई बार बोला आपको लर्न कर ली के लिए, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, यहाँ पर 45 है, 45 ही है या 46 है, मेरे हिसाब से 46 है, देख लीजिएगा आप। व्हाट वाज द वुमेन्स नेम, क्या नेम था जिससे वो मिलने गई थी? मिसेस डॉर्लिंग, ठीक है। तो कैरेक्टर्स के नेम ढंग से याद कर लीजिएगा। हाउ डिड द नरेटर इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू द वुमेन, कैसे क्या कहा था उन्होंने? मैं आई एम मिसेस एस डॉटर, राइट। इन विच कंट्री डज द इंसिडेंट टेक प्लेस, कहाँ पर हुआ था? हॉलैंड में हुआ था, ठीक है। नाउ द नरेटर थॉट, क्यों सोचा उन्होंने कि रॉन्ग एड्रेस है? क्यों सोचा? क्योंकि उन्होंने उन्हें पहचानने से मना कर दिया था। देयर वाज नो ट्रेस ऑफ रिकग्निशन हर। द नरेटर शी हैड कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो गई थी कि मे बी वो लेडी गलत हो, ऐसा कुछ हो। लेकिन तभी उसने कार्डिगन देखा उसका, उसकी मदर का कार्डिगन उसने पहना हुआ था, एंड शी वाज नॉट कंफर्टेबल टू शोइंग दैट, सो दैट इज व्हाई नाउ शी अंडरस्टूड दैट शी वाज एट द राइट एड्रेस। व्हेन first of all she was confused because on her face there was no expression, no sign, no trace of recognition, but when she saw her cardigan, that time she understood that she is absolutely right, this is the right address and she is Mrs. Darling, the right lady. Okay, now next question is what was the narrator's experience when she entered the house? क्या narrator का experience था? Yes, narrator का experience था that after the entering the house, so second visit में जब वो enter की थी तो क्या हुआ था? She noticed that each and every stuff means lots of stuff belong to her mother, to her yes mother. First सबसे पहले she saw द कैंडल होल्डर, एक कैंडल होल्डर वॉज हैंग देयर, तो उसने उसको देखा, डाइनिंग टेबल क्लॉथ देखा, देन उसने क्रॉकरी देखी, एवरीथिंग शी वॉज ऑब्जर्विंग, एंड हर चीज़ जो थी वहाँ पर वो थी, बट इन अ वेरी स्ट्रेंज एटमोसफियर, वहाँ पर बहुत स्ट्रेंज से एटमोसफियर में थी। हाउ डिड द गर्ल एंटर मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, कैसे एंटर किया उसने मिसेस डॉर्लिंग के घर में? क्योंकि जब वो सेकंड टाइम पर गई, फर्स्ट टाइम पर गई तो मिसेस डॉर्लिंग ने थोड़ा सा डोर खोला था एंड देन मना कर दिया था। जब सेकंड टाइम पर गई तो क्या हुआ था? मिसेस डॉर्लिंग थी नहीं और उसकी डॉटर जो थी उसने डोर खोल दिया था उसके लिए और कहा था मेरी माई मदर इज बिजी इन सम एरेंड मीन्स इम्पोर्टेंट वर्क। और इम्पोर्टेंट वर्क का नाम सुन करके उसने, उसको नहीं पता सारी कि क्या करना है, तो इसलिए उसने उसको आने दिया और इस तरीके से वो अंदर आ गई थी और उसने सारी चीज़ें देख ली। वाई डिड शी लीव द हाउस विदाउट टेकिंग हर क्लोथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों घर छोड़ के चली गई बिना कोई चीज़ लिए हुए? क्योंकि वो उन सारी चीज़ों के बीच में थी जिसे वो जानती और नहीं जानती थी। यू नो वेरी वेल, मैंने बताया हुआ आंसर। जानती कैसे थी? क्योंकि वो उसी की थी, और नहीं क्यों जानती थी? क्योंकि वो स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में थी, ठीक है। डिस्क्राइब द नरेटर्स पोस्ट वार सिचुएशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको डिस्क्राइब करना है कि पोस्ट वार सिचुएशन कैसी थी, ठीक है। तो ये इसकी पोस्ट वॉर सिचुएशन है। नाउ हाउ डिड नरेटर स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, बाय, क्यों एड्रेस फॉरगेट करना चाहती थी? बिकॉज नाउ ये चीज़ें उससे बिलोंग करती थी जो अब यहाँ पर नहीं थी। तो आप इस आंसर को पढ़ लीजिएगा, मैं एक बारी ऐसे स्टॉप कर दे रही हूँ, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बारी गो थ्रू हो जाइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक विच इज लास्ट क्वेश्चन, यस, द स्टोरी इज द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ द ह्यूमन प्रेडिकामेंट, मतलब ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा होता है दैट फॉलोज वॉर, जो यहाँ पर हुआ है, मतलब ह्यूमन प्रेडिकामेंट, ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो ऐसा ही होता है कि जब
सामने वाले को मिल रहा होता है वो ले लेता है, लेकिन जब देने का नंबर आता है तो वो आपको पहचानने से इनकार कर देता है। दिस इज द एक्चुअली ह्यूमन प्रेडिकामेंट। ओके, तो इस स्टोरी के थ्रू बहुत अच्छा इन्होंने, बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने बताया हुआ है। अब अगर आपको किसी की समरी वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास कई सारे वीडियोज़ हैं जिनको मैं आपको भेज दूँ। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और समरी ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करके जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। ओके एंड यस, लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर भी करना, और जो भी कमी हो से कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।